क्योंकि एक गर्व की अनुभूति पूरे देश को है कि एक महिला के तौर पर आपने लगातार 8वां बजट देश को पेश किया है। तो ये गर्व की अनुभूति है। लेकिन इसी के साथ आम आदमी का कितना ये बजट है, इन सब पर अब चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 8 साल निर्मला जी उपलब्धि भी है, लेकिन इसके साथ ही दायित्व भी है। प्रधानमंत्री ने 8 साल लगातार एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी आपको सौंपे रखी जिसको लेकर हमेशा चर्चा रहती है, और वित्त मंत्री को तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जज किया जाता है। लेकिन एक कंटिन्यूटी जब इस तरह के मंत्रालय में मिलती है, कितना फायदेमंद होता है ये? कंटिन्यूटी एक विषय है, मगर पूरे सपोर्ट जब प्रधानमंत्री जी के स्तर पर से मिलता है, उनके पर्सनल अटेंशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो उसका अलग ताकत ही है। इसलिए मैं मानती हूँ आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जिम्मेदारी सौंपना एक गर्व का विषय है, मगर उससे दायित्व भी बड़ा हो जाता है। मगर जब आपको पक्का मालूम है कि छोटा विषय हो बड़ा विषय हो, आप जाकर के पीएम साहब से बात कर सकते हो और डायरेक्शन ले सकते हो, दैट गिव्स अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस। निर्मला जी, अब आते हैं बजट के असल सवालों पर। 12 लाख की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि आपने सैलरी क्लास को 12,75,000 मतलब वहां तक टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महंगाई का भी एक दौर है। महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन सब के बीच क्या इस कदम से आपने मिडिल क्लास को वाकई बहुत बड़ा फायदा दिया है? वाकई क्या डिस्पोजेबल इनकम उसके पास बढ़ेगा, या महंगाई की मार झेलते वही जो उसके एंड्स है उसको मीट करने में ही परेशानियां आएंगी? किस तरह से आप समझती हैं कि इससे मध्यम वर्ग को आपने बहुत बड़ा तोहफा दिया है? क्यों? मैं पहले इसको दूसरी नजरिया से आपको रखना चाहती हूँ, जो मेरे मन में था और जो प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन भी था। टैक्स पेयर का सम्मान करना प्रमुख एक मुद्दा प्रधानमंत्री जी के मन में जब से 2019 में चार्ज ली हूं, तब से मैं सुनकर आ रही हूं। उसके कारण ही फेसलेस सिस्टम आया, उसके कारण ही हम टैक्स पेयर्स चार्टर ले आए 2021 में, उसके कारण ही फेसलेस का अपील में भी ले आए, और उसके कारण ही बार बार ये न्यू टैक्स रेजिम को ले आए, जिससे टैक्स रेट को सिंप्लीफाई करके और कंप्लेंट्स को भी सिंप्लीफाई करके न्यू रेजिम, एग्जेम्पशंस नहीं है उसमें, कोई इफ एंड बट नहीं है, कुछ नहीं, आप सीधा टैक्स भरो, हो गया, और कम रेट में भरो। ये सब एक श्रृंखला में आ रही है कि टैक्स पेयर को सुविधा दो, टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट करो, टैक्स पेयर को। बीच में आप सुने होंगे कि टैक्स पेयर समय पर टैक्स भरने वाले को सर्टिफिकेट भी बेच देते हैं हम, और रेगुलर टैक्स पे करने वाले को भी, और सबसे ज्यादा पे करने, ऐसे बहुत कैटेगरी में टैक्स पेयर को सम्मान करने के लिए लगातार 2020 से मैं करते आ रही हूं। मगर अभी दूसरा एक और विषय है, ये सम्मान करने का विषय सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है, मगर उनके हाथ में कुछ दे पाएंगे क्या, उसके ऊपर पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री जी मुझे बुला करके असाइनमेंट दिया, मुझे स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम करके मुझे कुछ ऑप्शंस दिलाओ। विपक्ष ने तो कहा कि केवल चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान देने की कोशिश, दिखावा किया गया। कहाँ चुनाव? चुनाव तो हो गए ना, दिल्ली। ठीक है, 67% मिडिल क्लास है दिल्ली में। पूरे देश में अगर आप देखिए जितना मिडिल क्लास है उससे ज्यादा 67% है। तो निर्मला जी की नजर उन पर थी, और आपके जरिए एक मतलब इसको सबसे बड़ी रेवड़ी कहा जा रहा है कि आप उनको राहत दे रहे हैं, उनकी जेब में पैसा बचेगा। टैक्स पेयर का इंसल्ट है भाई, ये सरासर जो भी, आई एम श्योर आप नहीं कह रहे, अब कहाँ सुना होगा कहीं, आप बता रहे हैं उसके, इट्स अ टैक्स पेयर इंसल्ट ऑन टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को सम्मान करना। और दूसरा, सिर्फ दिल्ली का इलेक्शन के लिए, पूरे देश के लिए मैं इतना इनकम फोरगॉन करूं क्या? मिनिस्ट्री चलाना है कि नहीं चलाना है? टैक्स पेयर को सम्मान करना ही एकमात्र मकसद था मेरे, कुछ और नहीं। और उसका कोलैटरल हो सकता है, बाई प्रोडक्ट हो सकता है कि उनका सेविंग्स ज्यादा होगा, उनका खर्च कंजम्पशन ज्यादा होगा, उससे इकोनॉमी का किक स्टार्ट, वो सब फॉलोड्स है। मगर प्रमुख मेरा इरादा ये था, एज डायरेक्टेड बाय द माननीय प्रधानमंत्री जी, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को सम्मान करो। ये कंजम्पशन ड्रिवन एक तरीके से विकास की भी बात, एज आई सेड, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय टैक्स। बिल्कुल। पर मिडिल क्लास का आकार कितना है इस देश में?
इस देश में कितनी संख्या है मिडिल क्लास की, अगर इस तरह की उन्हें रियायतें दी जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी को उतना बूस्ट मिल सकता है। नहीं, मैं इसको एज ए सेड दूसरी तरीके से रखना चाह रही हूं। कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए करना है तो बहुत सारे हम कर सकते हैं। अभी कंजम्पशन बूस्ट के लिए ही आप देखोगे कि इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम घर खरीदना मुश्किल समझ रहे हैं, इसलिए आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंटरेस्ट में सबवेंशन दो। छोटे बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको वी वांट टू गिव यू एन इंसेंटिव, कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी के साथ हम आपको पीछे रहेंगे और लोन लो, आपके बिजनेस बढ़ाओ। सो इफ यू वांट टू बूस्ट कंजम्पशन, इतने सारे स्कीम्स के द्वारा कंजम्पशन बूस्ट कर सकते हैं, मगर जो टैक्स पेयर है और उनके टैक्स जो पेमेंट करने के लिए आते हैं उनको उसमें से एक वापस करके इतना पे नहीं करो भाई, आपके हाथ में रखो। ये फ्री भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निर्मला जी, मैं बहुत सारे मीम्स देख रही थी बजट के बाद, तो उसमें जो मिडिल क्लास है वो तो गदगद है। मिडिल क्लास फोटो देख के कह रहे हैं हम तो शुरू से जानते थे कि दिल की बुरी नहीं है निर्मला जी, एक दिन राहत देंगे। लेकिन जो 1 लाख करोड़ जो बच रहा है लोगों की जेब में, आप ये मान रही हैं कि उससे खपत बढ़ेगी और विकास दर में जो एक उनको पहले सम्मान दिया है सरकार, ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी के लिए नहीं है। नहीं, एज आई सेड, मेरा ओनली मकसद वाज आई हैव टू रिवॉर्ड द टैक्स पेयर, सम्मान करना है। जैसे मैंने बोला, सर्टिफिकेट दे, चार्टर रिलीज की, फिर फेसलेस असेसमेंट के द्वारा उनको पर्सनली हरासमेंट ना हो, ये सब करते आ रहे और अभी ये भी किए हैं। ठीक है, मैं मानती हूं और इसको दरकिनारे नहीं कर रही हूं कि इसका फॉलो आउट होगा कि उनका कंजम्पशन बढ़ेगी, उनका सेविंग बढ़ेगी, वो मान रही हूं मैं। और उससे फिर विकास दर में बेहतरी आएगी। पर आपने जो प्रोजेक्शन किया है 6.3 to 6.8 इकोनॉमिक सर्वे में, और खुद इकोनॉमिक सर्वे ही कह रहा है कि अगर आपको 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो आपको 2 दशक तक कम से कम 8% के आसपास का विकास दर चाहिए। कई लोग मान रहे हैं कि आप बहुत कंजर्वेटिव नंबर दे रही हैं 6.3 to 6.8, और कई लोग मान रहे हैं कि क्या वो 8 वाला अचीव ही नहीं हो पाएगा तो विकसित भारत कैसे होगा। इस पर आपका क्या? हम सब इसके ऊपर बहुत चर्चा कर सकते हैं, मगर कोई एक मत ही सही बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार के द्वारा जो जितने सारे तरह तरह के कदम हम उठारे उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलाने के लिए कर रहे हैं। सो सिर्फ इस एक कदम के द्वारा हमने 6.8 नहीं, वी विल गो टू 8 कह नहीं सकते। 3 बड़े कदम है, सिर्फ एक कदम के वजह से कोई नंबर 8 तक पहुंचना ऐसे नोबडी विल से। बहुत सारे कदम है। उदाहरण के लिए इस बजट में हमने रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका एकमात्र मकसद है कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जिस जिला में कमी है उसको 100 ऑफ देम पिकअप करो और उधर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए काम करो। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय किए हुए लोग को स्किल बढ़ाओ और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बहुत सारे एलाइड इंडस्ट्रीज को ले आओ। एग्रीकल्चर उत्पादन को वैल्यू एडिशन के लिए उधर ही के उधर इन्वेस्ट करके पैकेजिंग करो या वैल्यू एडिशन करो, फिर उधर से मार्केट करो देश में और विदेश में। सो दैट आज के दिन जो जिला है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में नीचे, उसको ऊपर उठा करके उस स्टेट का एवरेज लेवल तक उठाकर ले आओ। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हॉस्पिटल है क्या, मृत्यु दंड मात्र का कितना है, बच्चों का मृत्यु दंड कैसे है, ये सब देख करके वी आर इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ लिविंग देयर। General aspirational district in which PM directly through Pragati reviews the progress, 116 districts. That is for socio-economic indicator. Here I'm saying agriculture and agriculture related productivity ke liye we'll do everything so that that district will come up. Just imagine what kind of money will go there. Just imagine what kind of economic activity will happen there. And uske karan us ilake mein और उसका इर्द गिर्द में इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बस आएगा 100 सच डिस्ट्रिक्ट्स। ये एक उदाहरण है। जनरली अभी तक हमने वो बातें की जिसको लेकर आपकी तारीफ भी बहुत हो रही है, सराहना हो रही है, जो कि रेयर होता है एक वित्त मंत्री के जीवन में।
बजट पेश करने के बाद। लेकिन अब मैं उन चीजों पर आना चाहती हूं जिसको लेकर आपको घेरा जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इसमें राहुल गांधी की एक बात जिसमें वो कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सरकार का इनिशिएटिव काम नहीं कर पाई लेकिन इस पर, और वो कहते हैं कि यूपीए शासन के समय भी जिस तरीके से जो यूथ के मुद्दे हैं वो हम नहीं एड्रेस कर पाए, रोजगार को नहीं एड्रेस कर पाए, एनडीए सरकार भी अपने इस कार्यकाल में भी नहीं एड्रेस कर पाई है। वो इतना कोहेरेंटली इस आर्ग्यूमेंट को बोले क्या? मैं उन लब्बुल आप बता रही हूं उनका। हाँ, श्वेता जी का वो उनके बातों का थोड़ा मसाला ऐड करके आप इधर रख रहे हैं। नहीं, वो गलत है, क्योंकि उनके समय पर वो एज तो ही इज गिविंग अ कंसेशन, एक बात कंसीड कर रहे हैं, हमारे समय पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। नो, कुछ नहीं हुआ भाई। उस समय इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल हुआ था, बैंक्स का सरासर नुकसान में पहुंच गया था, इंडस्ट्री लीडर्स ऐसे बंद करके कारखाना बैठ रहे थे और उनके अपने पैसा को बचाने के लिए शायद बाहर भी चले जा रहे थे, और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतना खराब, बैंक का बैलेंस शीट उसके कारण खराब। इस अवस्था पर जॉब नहीं दे पाए, ऐसे कंसीड करने का मतलब ही नहीं बनता। पूरे इकोनॉमी को डोलड्रम्स में, इतना बुरी हालत में छोड़कर जाने वाले नेता आज सिर्फ जॉब नहीं दिया मैंने उस समय, बात बनता है क्या? पूरे इकोनॉमी का हालात उस समय का सोच लीजिए। आप बॉटम से 5वें स्थान पर थे, अब ऊपर से 5वें स्थान तक मोदी जी ने उठा करके इकोनॉमी को उधर बिठाया। नेक्स्ट 2 years विल रीच 3रे स्थान। एक लीडर जिनके 10 साल के कार्यकाल में नीचे 5वें स्थान पर पहुंचा इकोनॉमी, वो आज खड़े होकर के इतना गंभीर बात को इतना आसानी से बोल रहे हैं। इन सबको भी जवाब देने के लिए बोलिए उनसे, बैंकों के हालत क्या था, बैंक्स के कारण कितना नुकसान हुआ इस इकोनॉमी को। उनके हाथ में पैसा नहीं था, उनका संपत्ति पूरा खो गया और लोग उसको उठा करके इकोनॉमिक ऑफेंडर बाहर चले गए। उनके समय पर जिनको बैंक से बेनिफिट मिला, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब चले गए। आज मैं पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में जवाब भी दी हूं कि ईडी के द्वारा ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनके कार्यकाल में पैसा बैंक से उठा करके भागने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनका संपत्ति को हम कॉन्फिस्केट करके कोर्ट के द्वारा अच्छा ऑर्डर निकालने के बाद आज कम से कम 18 से 22,000 करोड़ तक बैंक उनके 10 साल के, he has no qualification or right to talk about the economy, having taken our Indian economy to the bottommost pit. आप उनके समय के बिजनेसमैन की याद दिला रही हैं, वो आपके वक्त के बिजनेसमैन की। उन्होंने कहा कि आप कंजम्पशन ड्रिवन आप मार्केट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर आपका फोकस नहीं है। कंजम्पशन से किसको फायदा होगा, वो फिर उस लिस्ट पर आए, अडानी, अंबानी, टाटास, बजाज। उन्होंने कहा जिनको कंजम्पशन से फायदा उनको होगा, और मतलब आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना रहे हैं, वो चीन बना हुआ है जो हमारे माथे पे बैठा है। 4,000 इसीलिए जाकर के इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मर प्रेसिडेंट और माता जी के साथ जाकर के चीन के साथ एमओयू साइन किए क्या राहुल गांधी जी? चीन सब कुछ बना दिया, चीन ने, आप नहीं बन, आपके कार्यकाल में आप जाकर के उनसे एग्रीमेंट किए ना, उसमें क्या है भाई, वो तो खुलासा करो। फिर आप वो खुलासा नहीं करेंगे, चीन ऐसे हो रहा, चीन वैसे हो रहा, चीन। इनके दादाजी के समय इफ आई टॉक दे विल इमीडिएटली से वो नेहरू जी आपके पेट एनिमी है इसीलिए बात कर रहे हैं। नहीं, तब कितना जमीन चाइना और पाकिस्तान ने हमसे लिया, कश्मीर से, लद्दाख से, उसके बारे में बात करो। एमओयू साइन करने के समय ओ चीन दे दो हमारी जमीन, बोला है क्या उस समय जाकर के? नहीं किए। मगर उनका look at that stupid self confidence with which he stands up. उसे आप प्रोडक्शन वाला क्या है, मतलब क्या प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए
मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? अगर अभी ये मैं कहा पूछ रही जाता हूँ है आपसे कि उसी ये- चाइना से, सॉरी श्वेता, नहीं, इसमें एक लाइन में बस ऐड कर रही हूँ। अगर ये कह रहे हैं वो कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं रहा है, असेंबल इन इंडिया हो रहा है, तो क्या ये गलत भैया पहले आप जवाब दो। सेमीकंडक्टर का 2 बड़ा प्लांट, तीसरी बड़ा प्लांट भी हो रही है, वो क्या है? असेंबली है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत देश में बन रहे, वो क्या है? इनोवेशन अगर नहीं होता इस देश में, वो सब आएगा क्या? मान लो असेंबली ही फोन का आज इतना एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्लास का फोन हम बना पा रहे हैं। आपके 10 साल में क्या किया आपने? एक यूनिट बनाया जिसके एक्सपोर्ट की वजह से इस देश में फॉरेन एक्सचेंज आया क्या? सो प्लीज, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूं आपको, विद विनम्रता से बोल रही हूं, आप एंटरटेनमेंट के नाते राहुल गांधी का कमेंट्स को उपयोग करिए, जरूर करिए, क्योंकि वो भी राजनीति में है, मगर अगर उसमें दम है तो खड़े होकर के फैक्ट्स के साथ वो बोलना चाहिए। हल्के पुल्के में नेगेटिव और नकारने वाले एटीट्यूड से, अरे इधर नहीं हो रहे, उधर नहीं हो रहे, क्या वो आपके 10 साल में? बोलो भाई, देश का नुकसान सिर्फ वो 10 साल नहीं है, उसके बाद हम 4-5 साल तक उसका झाड़ू पोछा करने के लिए हमारे समय बिताया, टू रेस्टोर द बैंक्स। अगर उनके समय अंत के 13-14 के समय में बैंक का हालत कम से कम, इफ नॉट अ ग्रेट, समवॉट गुड रहता, हमारे टेक ऑफ इतना जल्दी हो सकते थे, मगर नो, बिकॉज इट वॉज इन सच अ बैड स्टेट, हम उसको सुधारने में ही 4-5 साल बिताया। एटलीस्ट नाउ इट्स कम बैक। लेकिन ये इकोनॉमिक्स सब फैक्ट्स भी वो लेना चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट एन ऑपोजिशन। इस देश का एक, आई वुड थिंक, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा स्ट्रांग ऑपोजिशन रहकर सरकार को सटीक प्रश्न पूछना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए, जनता को उससे जानकारी मिलना चाहिए। मगर ये ऐसे ऑपोजिशन लीडर, आई एम सॉरी टू कमेंट लाइक दिस, who thinks that if he stands up and speaks without facts also, the world will listen to him. I have 10 questions to ask of him for which he'll never give a reply. I'm asking about this MOU, China. China में ये, China में इधर नहीं हो रहे। अरे भैया, tell, you went and signed ना, क्यों साइन किया? क्या साइन किया? उसमें क्या है? क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी, और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बिंदु उठा ट्रस्ट डेफिसिट का, कि आप कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस हद तक ले जाएं कि आप एक अच्छा एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स भी पिछली बार आपने बढ़ाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट, निवेश वही प्राइवेट फर्म जो है, वो बिजनेस हाउसेज है, वो नहीं लगा रहे। आपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपने निवेश को बढ़ाने के लिए क्या किया है इस बजट? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रही हूँ, पिछले 10 साल में आप जाकर पूरे ढूंढ कर निकालिए, और मैं हर बजट में इसका उल्लेख भी की हूं, कितने ऐसे कानून को हमने कंप्लीटली हटाया। 1500 से ज्यादा कानून जो डेडवुड कानून थे, डेडवुड टोटली, उसको हटाया कि नहीं हटाया? नियरली अबाउट 47,000 रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे रेंट सीकिंग ही बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, उससे कुछ काम का चीज नहीं है, उसको हटाया। हम करते आ रहे हैं भाई, और भी करने के लिए तैयार है। और इकोनॉमिक सर्वे में अगर ये बात उल्लेख हुआ है तो इसीलिए उल्लेख हुआ कि चर्चा हो रही है, वो भी चर्चा के विषय उसमें जोड़ रहे हैं, और हमें आपत्ति नहीं है कि और काम है तो हम करेंगे। बट इसके ऊपर हमारा ही बजट से, हमारा ही इकोनॉमिक सर्वे से निकाल करके देखो, इकोनॉमिक सर्वे में भी बोल दिया, इसीलिए राहुल गांधी जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी अच्छा सा एक ऑर्डिनेंस जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ले आए, उसको क्या किया? पब्लिक में तोड़ फोड़ करके डस्टबिन में, कूड़े में फेंक कर चले। पर अब तो नेता विपक्ष है, वो सामने बैठते हैं और सीधा आप लोगों पर प्रहार करते हैं। कूड़े में डालने के बाद प्रहार, इधर आकर के इंस्टीट्यूशनल रेस्पेक्ट के बारे में लेक्चर देती हो, वो इंस्टीट्यूशनल रेस्पेक्ट था क्या? बिल्कुल नहीं। सो मेरा हाईलाइट ये पॉइंट है कि राहुल गांधी जी जब तक आर्ग्यूमेंट्स को कंसिस्टेंटली फैक्ट बेस नहीं रखते, फैक्ट मतलब सिर्फ डेटा थ्रो करना नहीं है, आर्ग्यूमेंट से जोड़ो।
एक बोल रहे हो तो उसके आगे पीछे भी देख लो. जस्ट एज आई से, वन फिंगर एट यू, थ्री एट मी. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. MOU के विषय में बात करो. चाइना. नहीं, हालांकि उन्हीं के आरोपों को कंक्लूड करते हुए, ताकि हम बाकी मुद्दों पर बढ़े, चाइना हमारे देश में इसीलिए आने का गट्स दिखाता है क्योंकि वो प्रोडक्शन में ज्यादा स्ट्रांग है हमसे, या फिर अमेरिका विदेश मंत्री को इसीलिए जाना पड़ा ताकि डोनाल्ड ट्रंप न्योता दे दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वरना अमेरिका से हम बराबरी के साझेदार नहीं है. I think all this is a part of a deliberate misinformation campaign. विदेश मंत्री अमेरिका, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन. हाउ मेनी प्रधानमंत्री पे कॉल्ड हियर? कोई एक का भी इनविटेशन ऐसे नहीं गए. और विदेश मंत्री के नाते जब हमारे विदेश मंत्री गए, उनका क्या था स्थान? कहां बैठा था? कहीं कोने पे, कहीं पीछे पे, कहीं अलग रूम में, टीवी में? नहीं, बिल्कुल डायस के सामने. कोई और विदेश मंत्री बैठे थे क्या? नहीं. और दूसरा, ऐसे बात छोड़ने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका क्लैरिफिकेशन देते जाओ. वो बोल दिया, अगले में चले गए. विद वॉट इंफॉर्मेशन इन हिज हैंड वो बोलते हैं कि विदेश मंत्री इन्विटेशन के लिए गए थे. जस्ट एज एक बार मुझे याद है, विदेश मंत्री को विदेश नीति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कहने वाले माननीय राहुल गांधी जी था. somebody who's not even just in politics, who had a lifetime career in diplomacy, उनको ये सिखा रहे हैं भाई, उनको डिप्लोमेसी का क्या मालूम. ऐसे we should not talk in a light hearted way. डेप्थ में जाओ, अच्छी प्रश्न उठाओ, जवाब मिलेगी. मगर ये हल्के पुल्के in the name of this is politics, that is technical. No, politics also should be substantive. Politics also should have लोग सामान्य नहीं है. I mean, they're not simple people, are voters. इसमें आनंद लेते हैं, मगर उनको मालूम है कौन सब्सटैंटिव विषय बात कर रहा, कौन हल्का फुल्का करता है. कोई सीरियसली नहीं लेता ऐसे हल्का फुल्का बात करने में. So let's be clear. Relationship with the United States of America is absolutely cordial and good. नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम काम करेंगे. प्रधानमंत्री जी भी एक्चुअली क्लियरली बोल रहे हैं कि हम हमारे रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे. इसमें कोई ये नहीं है कि वो व्हाट विल हैपन टू इंडिया. क्योंकि आपने खुद ये बिंदु रेज किया, तो एक छोटा सवाल इस पर, जिसके बाद मैं दिल्ली के चुनावों पर आना चाहती हूँ. ट्रंप का जो टैरिफ थ्रेट है, जो टैरिफ वाली धमकी है, उस पर वित्त मंत्रालय क्या सोच रहा है? नहीं, टैरिफ थ्रेट नहीं, टैरिफ के एक्शन लिए हैं कनाडा के खिलाफ, मेक्सिको के खिलाफ, चाइना के खिलाफ. सो उन देशों में वो उनके अपने तरीके से वो हैंडल करेंगे. मगर इसको हम ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा. अभी इसके ऊपर हम स्पेकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है. ये मैं कहना चाहता हूं. पर हमारी इंपोर्ट ड्यूटी चेंजेस उसी हिसाब से है कि मतलब भारत एक हाई इंपोर्ट ड्यूटी देश नहीं है, ये एक दिखाने का प्रयास. पिछले 3 साल से मैं बजट में भी कहते आ रही हूं कि बेसिक कस्टम ड्यूटीज का रेशनलाइजेशन के काम 22 के बजट से शुरू हुआ है. नंबर ऑफ रेट्स को कम करो और नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर जो हम BCD डालते हैं उसको भी रेशनलाइज करो. रेशनलाइज का मतलब जिस कमोडिटी बाहर इंडिया में आने में हमें हमारे ओन प्रोडक्शन को नुकसान होगा उसके ऊपर जरूर लगाओ. मगर जिन कमोडिटी हम प्रोड्यूस ही नहीं करते और जिनका रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है उसको आने देना चाहिए. इसीलिए उसको रेट कम करो या कंप्लीटली रिमूव करो. ये से प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू बेसिक कस्टम ड्यूटी 22 से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. इस बार भी मैंने बजट स्पीच में उल्लेख किया कि ऑलरेडी 8 मेजर आइटम्स को हटा दिया BCD और इस बार 7 को हटाया, बचा 8 ही है. लेकिन एक और मुश्किल जो आम आदमी की जिंदगी में वो GST वाली है, जिसको आप इसमें एड्रेस नहीं कर सकते. कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या कोई दिशा का जिक्र वो कर सकती थी, नहीं कर सकती, वो GST काउंसिल में ही होना है. अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में जिनसे आपकी लड़ाई है, आपने कहा चुनाव नहीं, अभी 2 राज्यों में चुनाव है. आपकी मधुबनी साड़ी को लेकर टारगेट हो रहा है कि बिहार की वजह से आपने पहना, बिहार पर बहुत सारा आपने ऐलान किया. तो शुरुआत दिल्ली से करते हैं. क्या अरविंद केजरीवाल का ये आरोप है, वो कह रहे हैं कि 240 सीटें आई तो उसका बाई प्रोडक्ट है कि आपने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया. अगर दिल्ली में भी सीटें कम आएंगी तो GST भी आप लोग एकदम घटा देंगे. क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंगली
पॉलिटिकल नरेटिव बोलने के लिए वो आदत है उनका, इंटरेस्टिंगली और जनता को आकर्षण करने के लिए माया जाल जैसे बात करने वाले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली को लंदन जैसे बना देंगे, वो भी उनका स्टेटमेंट है। हम क्या करेंगे 240 होने में, वो सब छोड़ देना। ये हारने के बाद दिल्ली में क्या करने वाले वो बात बोलो। पंजाब में जाकर के सुधारेंगे क्या? पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन आज इज लॉस्ट इट्स ट्रैक, इनके गवर्नमेंट है ना। सो ऐसे बातचीत करना और भाषण देना, ये सब ही उनका काम है कि काम भी उनका काम है। हम 240 में आ गए इसीलिए, अगर इसीलिए हम करेंगे तो ये क्यों 10 लाख तक देना चाहिए ऐसे एक बयान दिया ना, क्यों दिया? वो कह रहे वैसे नहीं, वैसे 240 का कम होने के कारण हम कर रहे हैं। आप फुसूल में आपके बयान क्यों दिए? और इतना पहले IRS में रहने वाले अधिकारी थे ना, 10 लाख तक उनके कैलकुलेशन में 10 लाख क्यों गलत निकला फिर उनका बात? तो उनके बातों में हम सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी एंटरटेनिंग के रूप में आप कोट करो ऐसे मैं बोल रही हूं, इनका सीरियसली लेने में हम बेवकूफ हो जाएंगे। बहुत बड़ी चिंता देश में आम आदमी को है, मैं वो चिंता आप तक पहुंचाती हूं उनका। वो कहते हैं बार बार सभी पार्टियां ये जो रेवड़ियां अनाउंस कर रही हैं, फ्री बिजली पानी से शुरू हुआ था, अब आप देखिए कि उन्होंने फॉर्म भी भरवा लिया महिलाओं से। सीएम नारी सम्मान योजना जिसमें वो 2100 कह रहे हैं, आप लोग भी 2100 कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 2500 कह रही है, बीजेपी भी अब वही कह रही है। चाहे आप माझी लाडली योजना महाराष्ट्र में दे रहे हो, लाड़की स्कीम यहां दे रहे हो, या आप यहां पर जो महिला सम्मान योजना दे रहे हैं, वहां पर महतारी बंधन योजना आप छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, उनकी रेवड़ी अलग कैसे है? आप जो पैसा उसमें लगा रही है वो अलग कैसे है? और क्या ये देश के लिए चिंता की बात नहीं है? क्योंकि आपके पास तो पूरा खर्च और पूरा कमाई आती है और आपको वही खाता बनाना होता है। आपके लिए एज फाइनेंस मिनिस्टर क्या ये कंसर्न नहीं है? जिस दिशा और जिस तेजी से जा रहे हैं, ये कहां रुकेगा? मैं इसीलिए बार बार उसमें एक कैलिब्रेशन ले आती हूं। कैलिब्रेशन मतलब इसमें एक सटल पॉइंट का हम ध्यान में लेना चाहिए। और ये पेट लाइन सब बोलते हैं, इनका रेवड़ी है, मेरा रेवड़ी नहीं है। नो, उसमें लाइन ये है कि हम, आप भी और मैं भी, अगर एक स्टेट का फाइनेंसेस को समझ करके कुछ स्कीम अनाउंस करते हैं, फिर उसमें मतलब ये बनता है कि आप आपके फिस्कल पोजीशन को समझ में रख के ऑफर कर रही हो, क्योंकि उसके समझ में जब कर रही हो आप उसको सह सकते हैं, यू कैन बेयर दैट। मगर जैसे सम कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैव डन, दे दिया प्रॉमिस, फिर सत्ता पे आने के बाद बोल रही हो मेरे से नहीं होगा। और मेरे से नहीं होगा बोलने में पॉलिटिकल नुकसान है, इसीलिए बोलेंगे मोदी जी ने पैसा नहीं दिया इसीलिए हम कर नहीं पा रहे। अरे प्रॉमिस आपका, जीत आपका, सत्ता आपका, मगर मोदी जी निभाना है प्रॉमिसेस को। यही है फर्क अगर महाराष्ट्र सरकार का फाइनेंशियल पोजीशन समझ करके एक प्रॉमिस देते हैं और वो झेल सकते हैं, और जेल इज नॉट द राइट वर्ड, दे कैन हैंडल दैट, बेयर इट। आपको दैट इज नॉट फ्रीबी, दे कैन मैनेज इट, दे हैव सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। मगर व्हाट हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश, despite limited revenue sources, tourism, Apple, you gave such promises you're not able to fulfill. Old pension scheme, कहां fulfill करेंगे भाई? यही फर्क है। मैं वो कैलिब्रेशन ले आ रही। निर्मला जी, आपको स्ट्रेस होता है कभी कि पार्टी ने अनाउंस कर दिया, ये पैसे लाऊंगी कहां से मैं ये बात जरूर आपके सामने इस मौके पर रखना चाहती हूँ। बीजेपी का लीडरशिप में, राज्यों में भी और केंद्र में भी, इस विषय के ऊपर बहुत अध्ययन होता है और उनके जिम्मेदारी वो समझते हैं, और इसीलिए अगर वो अनाउंस करते हैं मुझे डर नहीं होता है, मगर जरूर ये होता है कि दिस इज कम आउट ऑफ सम वर्क। विकसित भारत बनाने के लिए जो मैंने आपसे 3 बिंदु पूछे थे, आपने एक एग्जाम्पल उसका दिया था।
अब अल्टीमेटली जो सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं वो आप क्या बताएंगे? निवेश को लेकर मेरा अभी भी सवाल एक कायम है कि इन्वेस्टमेंट एक बड़ी चिंता है देश में, उसको कैसे आप टैकल करेंगी? मतलब उसके बिना तो बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, मगर इसका हम सिनिकल अप्रोच से काम नहीं चलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूं आप सिनिकली अप्रोच कर रहे हो, मगर ये अप्रोच दैट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, मगर कैसे? इन्वेस्टमेंट जब विदेश से एफडीआई के रूप में आता है, बहुत फैक्टर्स को मन में रखते हुए आता है। डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं, और हमारी यूथ का स्किल है बोल सकते हैं, कानूनन हमारे देश चलता है बोल सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ओपन सोसाइटी है, सब देख सकते हैं, वो बोल सकते हैं। मगर ये सब व्याख्या कहां चले जाते हैं जब इन्वेस्टमेंट चाइना को जाता है? डेमोक्रेसी है क्या उधर? लॉ रूल ऑफ द लैंड चलता है क्या? नहीं। अगर उधर से छोड़कर एफडीआई बाहर आना है तो कितना कठिन, वो जाने नहीं देते हैं आने के बाद। सो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग में हमें एफडीआई जो आता है इसीलिए आता है, आप कोशिश नहीं कर रही हो, नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होता है, आपके प्रोडक्शन लेवल एफिशिएंसी, आपके लेबर लॉस, आपके लैंड के लॉस। उधर बड़ा चाइना है, मगर एक ही सरकार चलती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, हर रीजन का एक गवर्नमेंट नहीं। मैं उसको बेहतर नहीं मान रही हूं, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक डिक्टेटरशिप। मगर इन आवर डेमोक्रेसी विद ऑल आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ, हम विदेश से एफडीआई ले आना है तो दूसरा एक और विषय भी हम ध्यान में लेना है, ग्लोबल सिचुएशन कहाँ है, आज पैसा कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, उसके तुलना में हम क्या और कदम उठाना है जिससे वो अट्रैक्टिव फील होंगे भारत में आने के लिए। आज चिप में आ रहे हैं, टेलीफोन्स में आ रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशंस में आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड अबू धाबी से आ रही है, सऊदी अरेबिया से आ रही है, कतार से आ रही है, कनाडा से आ रहे, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, मॉरिशस से आ रही। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ रहे हैं ना, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा अलग हटके, लेकिन मुझे लगता है कि बजट के ही अलग अलग प्रावधानों से और आपके मंत्रालय से ही जुड़ा मसला हो जाता है, रुपया और रुपए की कमजोरी। बाकी सारी चीजों को राजनीतिक आरोप कहा जा सकता है, लेकिन ये एक चीज है जो तथ्य है, सामने है हमारे, कि दुनिया में अगर हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में देखे जा रहे हैं, हम नए नए आयाम छू रहे हैं, फिर हमारा रुपया इतना कमजोर होता क्यों है? मैं जरूर इस संदर्भ में कहती हूं कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है, और 2 साल पहले में रुपया डिप्रिशिएट का कारण बताया, और सोशल मीडिया में मेरा बहुत सारे मीम्स बनाए, अरे अरे क्या कह रही है, रुपी वीक नहीं है, डॉलर स्ट्रांग हो गए, ये क्या इकोनॉमिक्स है, मैं सही हूं, दूसरा गलत, ऐसे में आज मतलब 15 दिन पहले फॉर्मर रिजर्व बैंक गवर्नर श्री रघुराम राजन जी क्या बयान दिए कि डॉलर के तुलना में रुपया के वोलेटिलिटी है, क्योंकि डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है, भारत के रुपया बाकी सब करेंसी के साथ अगर आप देखेंगे कोई वोलेटिलिटी नहीं है, स्टेबल करेंसी। सो करेंसी का, और दूसरा डॉलर के खिलाफ सिर्फ क्या भारत का रुपये ही वोलेटाइल है? आप जर्मन के, यूरो के और साउथ ईस्ट एशियन करेंसी के, कोरिया के, जापान के करेंसी निकालिए, उन सब में भी इतना वोलेटिलिटी अगेंस्ट द डॉलर। सिर्फ डॉलर के खिलाफ ही बाकी सभी करेंसियां वोलेटाइल है। द विक्स इज वेरी हाई। बट टेकिंग फॉरवर्ड ये पॉइंट को, सो जस्ट वन मोर पॉइंट, if your currency is stable against all other currencies, it is because your fundamentals are strong. It is one currency which is causing the global, volatility and the exchange rate fluctuation. उसको severe fluctuation से रोकने के लिए RBI उनके तरफ से कुछ market intervention activities करते हैं. So that is the picture of this currency fluctuation against the dollar.
उसी से आगे बढ़ते हुए, चूंकि अब इस बात पर आपने भी चर्चा की कि हम 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी विश्व में बन गए हैं, लेकिन वो कहते हैं पर कैपिटा इनकम के नजरिए से आप देखिए बहुत छोटे हैं, और हम 6.4% की भी ग्रोथ करते हैं, तो हम उनसे बहुत कम है जिनकी ग्रोथ शायद 2%, 3% है, क्योंकि उनका साइज, उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन साइज एक बड़ा है और उनके पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है। हम जहां पॉपुलेशन को एसेट मानते हैं, क्योंकि दैट इज अ डिविडेंड, यूथ पॉपुलेशन कैन कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट अभी करने लगे, इसीलिए हमारे अभी का जीडीपी के कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन, इसीलिए पर कैपिटा, ऑब्वियसली इट्स अ फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमिक्स दैट आई एम टेलिंग, सो योर पर कैपिटा इनकम विल हैव टू राइज with more contribution to the GDP. It's a natural fact. क्या महंगाई को लेकर, महंगाई की जो परिस्थिति है उसको लेकर जो लोगों की बातें सुनते रहते, वो आपको परेशान करती है इस समय जो स्थिति है? When food products are going on high because of supply side problems, yes, there is a concern. That's why immediately Bharat Aata आता है, import of pulses आता है, या onions कहीं से ले आना है, या मदर डेयरी के द्वारा स्पेशल प्रोविजन के साथ डिस्काउंटेड प्राइसेस में देना है, ये सब्सिडाइज प्राइस में देना है, या कोई नेफर्ड के द्वारा कहीं भारत के अन्य इलाका में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सब होते रहते। वी टेक एक्शन टू इम्प्रूव द सप्लाई साइड, बट व्हाट सर्टनली कैन नॉट हैपन इज द सीजनल सप्लाई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अनियन के क्रॉप, पोटैटो के क्रॉप, अनियन टोमेटो के क्रॉप आने के समय एकदम मार्केट में सप्लाई अधिक होता है, जैसे जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि। When there is supply, there is huge supply. When there is no supply, there is no supply at all. इसका प्रॉब्लम हम स्टोरेज इंप्रूव करके आने वाले सालों में उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। फूड इन्फ्लेशन पर हमेशा चर्चा होती है और बहुत बिंदु रहता है, लेकिन मैं लोगों के बिहाफ पर ये सवाल आप तक ला रही हूँ। जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर भी जो लोगों का खर्च हो रहा है आमतौर पर, उनके पास कोई निदान नहीं है। तो मतलब कोई प्रॉफिट भी टैक्स से थोड़ा सा अगर 70-80 हजार बच रहा है, उसको लगता है इधर उधर के खर्च में ही चल जाएगा। मतलब ये इस बात की कैसे गारंटी होगी कि 1 लाख करोड़ अगर आप इस टैक्स से बचा रहे हैं तो लोग उससे खर्च ही करेंगे और वो मार्केट में ही वो पैसा आएगा। लोगों का कहना है शिक्षा में, हेल्थ में, आप अस्पताल, किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए चली जाइए। इसीलिए तो हम पीएम आयुष्मान भारत ले आए। 5 लाख रुपया तक एनुअली आपको खर्च करो, आपके पॉकेट से पैसा निकालने का आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में तो लागू नहीं है। फिर दिल्ली को वोट दे रहे हो आप, किसको दे रही हो? वो बेसिक सुविधा को नकारते हुए आ रहा है, और उनके चमकदार बातों के सुन करके हाँ प्लीज विल गिव इट। पर आपका चेहरा कौन है मैम दिल्ली में? अब तो आप पॉलिटिक्स की भी बात कर ही रही हैं, तो फाइनेंस तो निकलते हैं। चेहरा कौन है दिल्ली में आपका? मतलब देखिए, एक वक्त था सुषमा स्वराज यहाँ पर सीएम बनी थी, उसके बाद से दिल्ली में प्रोजेक्शन के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं कि लोग विश्वास करें। केजरीवाल वर्सेस हु, जिसे प्रोजेक्ट किया गया उस दोनों बार हार गया। वही मैं बोल रही हूँ। सो प्रोजेक्ट करने वाले को हराओगे, फिर पूछोगे आपके नाम नहीं है। सुषमा जी वो सच अ टॉल लीडर, उनको दिल्ली में हराया और बात बताया कि नहीं प्याज की वजह से, इसीलिए अनियन प्रॉब्लम था उस समय प्याज की कीमतों की वजह से ही सरकार उनकी जल्दी चली गई। शीला दीक्षित उसके बाद हमारे इतना अच्छा सा लीडरशिप पूरे दिल्ली में आज ग्राउंड में है, हर जिला में है। यू विल गेट अ गुड लीडर। निर्मला जी, आप कह रही हैं कि मिडिल क्लास को टारगेट कर, जो दिल्ली इलेक्शन हमने नहीं देखा, प्रधानमंत्री का भी विजन था और आपने उसे इम्प्लीमेंट किया कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ी राहत, लेकिन 8th पे कमीशन जो है वो भी ठीक दिल्ली चुनाव से पहले आ गया। अब अरविंद केजरीवाल के जो वोटर है ना, उसमें तो सबसे बड़ी संख्या उन्हीं लोगों की है जिन लोगों को आप लोग रियायत दे रहे हैं। नहीं, 1 मिनट, आप चाहे ना चाहे 1 जनवरी 2026 से, और 2026 ऐसे अहम साल नहीं है, ये पे कमीशन हर 10 साल में फॉर्म होता है और उनके रिपोर्ट लागू होता है फ्रॉम द 6th ईयर ऑफ दैट डिकेड। 96 पे कमीशन का अगले 10 साल के लिए इंप्लीमेंट शुरू, 2006, 2016, नाउ 2026। दिल्ली के इलेक्शन उससे पहले आ रहा है, तो मेरा गलती है क्या? दिस इज एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट। एक और चीज मैं दिखाना चाहती हूँ,
मधुबनी पेंटिंग, अब ये संयोग है या सियासी प्रयोग ये है? आपने उस दिन जो साड़ी चुनी थी मधुबनी वाली, उस पर भी चर्चा हुई कि आप बिहार पे प्रोजेक्शन करिए, और हरसिमरत कौर बादल का एग्जैक्ट बयान मैं बताती हूँ, ये खाली बिहार 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 होता रहा, पंजाब को कुछ नहीं दिया। इसी के साथ महाराष्ट्र से भी रिएक्शन आया कि ऐसा लगा कि बिहार का बजट चल रहा है। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा तो बिहार का बजट लग रहा था, देश का बजट लग ही नहीं रहा था। मैं इसको बहुत सारे बार जवाब दी हूं, बट आई डोंट वांट टू रिप्लाई सीरियसली। उन सबको मालूम है कि एक राज्य का नाम निकाला, बजट स्पीच में आया, बाकी सबको छोड़ दिया, का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको पैसा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बाकी सबको बिल्कुल जाएगा जैसे जाना है, और समय समय पर, कई बार समय से पहले ही चले जाता है पैसा। मगर उन सब से मैं पूछना चाहती हूँ, उन राज्यों में कैसे उस पैसा का इस्तेमाल हो रही है, उपयोग हो रही है, उसके ऊपर वो ध्यान देना चाहिए। बिहार भी हमारा है ना, अपने राज्य का नाम सुन के लोग खुश बिहार होते हैं। भी हमारा है। कह रहे हैं कि इससे अच्छा पहले ही चुनाव हो जाता तो बिहार को पहले मिल जाता। चुनाव तक इंतजार कर रही है नहीं, सरकार। चुनाव तक नहीं है। पिछले जुलाई के बजट में क्या किया हमने? जरूर दिया बिहार को, इस बार दे रहे हैं, और देना आवश्यक है भाई। आपके समय में आपने नहीं दिया, इसलिए हम दे रहे हैं। अगर आप दे करके उस राज्य को, मान लो महाराष्ट्र के जैसे और कर्नाटका जैसे और पंजाब जैसे ऑलरेडी बहुत सारे पैसा डाल करके डेवलप कर दिया होता, इस नौबत क्यों आएगा? निर्मला जी, आखिरी के 2 सवाल हम लोग करेंगे, जिसके बाद इस इंटरव्यू का अंत करेंगे। बड़े पैमाने पे ब्रॉड पैरामीटर्स को देखते हुए एक आम राय जो इकोनॉमिस्ट की बन रही है कि आपकी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स से हटके कंजम्पशन पर चला गया है। खपत, वैसे भी भारत एक खपत ड्रिवन देश है, कंजम्पशन होने, जब कोविड के टाइम खपत बढ़ी थी, उसके बाद कोविड के बाद तो 9.4 तक हमारी ग्रोथ रेट गया था। क्या ये डायरेक्शनल चेंज है देश की अर्थव्यवस्था का? नहीं, अगर डायरेक्शन चेंज है तो फिर भी इस साल भी क्यों 11.21 लाख करोड़ दे रही हूं केपेक्स के लिए? आरई से कंपेयर करते हुए 10.2% ज्यादा ही दे रही हूं। इसीलिए कैपेक्स से हमारे ध्यान हटा नहीं है, आज भी उस रास्ते पर चल रहे हैं। इनकम टैक्स पेयर को रेस्पेक्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ तक हम इनकम फोरगो करके टैक्स पेयर को राहत दे रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं हमारे फोकस उधर भी है, मगर इसके द्वारा अगर कंजम्पशन आएगा, सेविंग्स आएगा, तो अच्छा ही है ना, देश के लिए अच्छा ही है। आपने प्रधानमंत्री का नाम भी कई बार लिया है। ये बजट जो था वो कितना परसेंट नरेंद्र मोदी का बजट है, कितना परसेंट उसमें निर्मला सीतारमण है? This is a government where he is the first among equals. Prime Minister is the first among equals. Anything that any one of us do is with his guidance. चलिए निर्मला सीतारमण जी, आप आज तक पर आई, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। अब शायद कंटिन्यूटी जब इस तरह के मंत्रालय में मिलती है, कितना फायदेमंद होता है ये? कंटिन्यूटी एक विषय है, मगर पूरे सपोर्ट जब प्रधानमंत्री जी के स्तर पर से मिलता है, उनके पर्सनल अटेंशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो उसका अलग ताकत ही है। इसलिए मैं मानती हूँ आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जिम्मेदारी सौंपना एक गर्व का विषय है, मगर उससे दायित्व भी बड़ा हो जाता है। मगर जब आपको पक्का मालूम है कि छोटा विषय हो, बड़ा विषय हो, आप जाकर के पीएम साहब से बात कर सकते हो और डायरेक्शन ले सकते हो, दैट गिव्स अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस। निर्मला जी, अब आते हैं बजट के असल सवालों पर। 12 लाख की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि आपने सैलरी क्लास को 12,75,000 मतलब वहां तक टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन